हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार तथ्य संग्रह, जो एडुटेरिया का बुक है न्यू वाला, उसे हम लोग स्टार्ट किए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो है आपका बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है, बिहार तथ्य संग्रह। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपको थ्योरी वाइज कराया जाता है, ठीक है, और चैप्टर वाइज भी है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इतिहास को, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, बिहार के इतिहास। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं प्राचीन, ठीक है, बिहार का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन जो है ना, प्राचीन बिहार में क्या था कि पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग पहला है आपका, वो आपका प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत के बारे में, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या दिया गया है। तो पुरातात्विक स्रोत में है पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद यानी कि सारण, चेचर मतलब वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि मध्य, ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि से स्थानों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्राप्त से स्मारक से है, ठीक है। बराबर की जो गुफाएं हैं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। नेक्स्ट है कि खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां आदि का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है वो आपका रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भागवती सूत्र आदि प्रमुख जो है वो क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्नेच का इंडिका, फाहियान का, ठीक है, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। इससे हम लोग की क्या मिलता है, तो बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत हैं ये सभी। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास के विस्तृत जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है पहला आपका वो है आपका पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्रह था। आखेट मतलब शिकारी था, ठीक है, भोजन जमा करने के खाद्य संग्रह था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मुंगेर और नालंदा से। ये ठीक अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व है, ठीक है। ये था पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल में क्या है कि इस काल में मानव आखेट, खाद्य संग्रह एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पशु, ठीक है, पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटा आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के हैं, ठीक है, 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट है वह आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से इस काल में मानव खाद्य संग्रह, खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कि भोजन जो था, यानी कि दाल चावल ये जो था, धान, गेहूं, जौ, ये सब उपजाना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। कृषि जो था वो कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था मानव नवपाषाण काल से। मानव बस्तियां में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चिरांद में सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, ठीक है, सनुवार, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो बिहार के 4 जगहों से पत्थर, ठीक है, पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद से, चेचर से, मनेर से और सनुवार से। वर्तमान में जो है सारण, वैशाली, पटना और रोहतास है। नेक्स्ट है कि कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा और जमुई में, ठीक, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व पहले की हैं। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण काल, चिरांद, ठीक है, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुवार आदि से ताम्रपाषाण काल का अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कि इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, ये बताया जाता है।
नेक्स्ट है वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल में आर्यों का स्थापित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहा गया था। ठीक है, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता स्थापित किया गया था उसको वैदिक सभ्यता कहलाता था, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट की वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल उसी को कहा जाता है सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है। ठीक है, विदेह की चर्चा, ठीक है, बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में। तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाया गया इसमें। ठीक है, तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाया गया है किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें बिहार को विदेह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द या वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है कि 12 पुराण के कीकट, ठीक है, 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। ठीक है, 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट आपका महाजनपद। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। ठीक है, कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है 6ठी शताब्दी के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बिहार में कितने जो है वो महाजनपद हैं। ठीक है, और उसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो वज्जी या लिच्छवी, ठीक है, इसका राजधानी थी। ठीक है, वज्जी का राजधानी थी वैशाली, और ये जो था वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट आपका मगध, मगध का राजधानी था राजगीर, और ये पटना, गया और नालंदा क्षेत्र था, मगध पड़ता था। अंग जो था चंपा, अंग का राजधानी था चंपा, और ये क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र था ये। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि वज्जी संघ का संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिससे अटकुल तथा वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातुक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इच्छाविस इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ से सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। ठीक है, वज्जी संघ में 8 जनपद थे, जिसमें प्रमुख कौन था, तो लिच्छवी जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी। ठीक है, वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था, तो विशाल ने किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम ज्ञातिकुल वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। ठीक है, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातित्व वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। नेक्स्ट है कि वज्जी या संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा भी दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, वज्जी संघ को या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया जाता है, जो कहाँ था, अपना बिहार में था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक या भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक, कौन सा, तो मगध महाजनपद। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रिजिया, राजगिर थी, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्वेश्चन ने भी पूछ लिया जाता है कि राजगिर जो है प्रेजेंट में वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र वाले को मगध क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था, और अंग का राजधानी जो था अंग महाजनपद का वो कहाँ था, तो चंपा था। अंग के अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त, को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, अंग का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, और इसको हरा करके, ठीक है, ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है आपका मगध का उत्कर्ष है, उसके राजवंश के बारे में देखते हैं। दिया गया है कि मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी, और बृहदत्त का पुत्र जरासंध ने इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किसका, तो मगध का। मगध जो था इसका स्थापना बृहदत्त ने किया था, और मगध जो महाजनपद था इसका, ठीक है, स्थापना बृहदत्त किया था, और बृहदत्त के पुत्र जरासंध जो था इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध ऊर्ध्वाधर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से यह संपन्न था। ठीक, कौन सा, तो मगध। नेक्स्ट है कि बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जो था वो रिम्पुजय था। ठीक है, कौन था, तो रिम्पुजय था। नेक्स्ट है
दूसरा वंश था मगध के बाद हर्यक वंश था, जो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। 544 ईसा पूर्व की बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार को, ठीक है, मगध का, सॉरी, बिंबिसार को मगध का, हाँ ठीक है, मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये 544 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने विवाह की नीति द्वारा, ठीक है, यानी कि विवाह पद्धति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया और प्रश्न दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी क्षेत्र को प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि उसकी दूसरी पत्नी चेलना या चिलना थी। चेलना लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा, पंजाब के मद्र राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। किससे? तो चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? तो अपने राजवैद जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया था। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दिया था 492 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। ठीक है, बिंबिसार का वास्तविक नाम क्या था? सॉरी, अजातशत्रु का वास्तविक नाम था कुनिक था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार और काल, ठीक है, कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ था। अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। कौन? तो प्रसेनजित ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हो गया और अजातशत्रु ने वज्जी संघ मल्लों को पराजित किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को भी पराजित किया था। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को मानने लगा था। प्रारंभ में वह जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म मानने लगा था। कौन? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि सिंहल, ठीक है, सिंहल अनुसूतियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व के उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। कब? तो 460 ईसा पूर्व में। ठीक है, अजातशत्रु की बेटा जो था उदयन, ये अपने पिता की हत्या करके, ठीक है, शासक बन गया था। नेक्स्ट है कि उदयन या उदयन अपने राजधानी राजगीर से हटा करके कहाँ ले आया था? तो गंगा, सोन और गंडक के संगम तट पे, ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि उदयन के 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? अनुरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। नागदर्शक इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदर्शक था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, मगध जो था ये वंश नहीं था, मगध एक साम्राज्य था। ठीक है, मगध के बाद हर्यक एक वंश आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक था शिशुनाग, और शिशुनाग जो था शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 412 ईसा पूर्व में, 412 से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था, सॉरी, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदर्शक था। कौन था? तो नागदर्शक था। ठीक है, और उसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी को बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा, ठीक है, अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स या कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। ठीक है, और पुराणों ने उसे काकवर्ण कहा गया था। ठीक है, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक का मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र हो गई थी। कालाशोक 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। किसके समय? तो कालाशोक के समय में। नेक्स्ट है कि कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र, ठीक, 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ठीक है, कौन था? तो नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है आपका नंदवंश। 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व महापंदन ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, कौन? तो महापंदन ने। कब? तो 344 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि महापंदन एक आराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था।
पाली ग्रंथों में महानंद, ठीक है, महापदनंद को उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, पाली ग्रंथों में महापदनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। ठीक है, पुराणों में महापदनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महापदनंद पंचाल, इछाबू, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिली आदि राज्य के पराजित कर मगध साम्राज्य में विस्तार कर लिया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापदनंद के समय ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापदनंद के समकालीन थे। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि नंद वंश का आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है आपका मौर्य वंश है। ठीक है, मौर्य वंश 321 से लेकर 144 ईसा पूर्व तक था, जिसमें पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन रहा था। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडाकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी प्लूटार ने की थी। ठीक है, जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडाकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडाकोटस के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हिरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट है कि युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना कार्नेलिया यानी कि सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम में वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रावण बेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है आपका बिंदुसार 298 से लेकर के 272 तक रहा था, जो मौर्य वंश का, ठीक है, दूसरा शासक था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमितघात या सिंह सेनाधि से नाम से भी जाना जाता है, किसको, तो बिंदुसार को। नेक्स्ट है कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में ही भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी ध्यान रखिएगा, और आजीवक संप्रदाय के जो स्थापना किए थे वो मुखलीपुत्र गोसाल किए थे। नेक्स्ट है, अगला शासक था मौर्य वंश का, वह था आपका अशोक था। 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। नेक्स्ट है, मास्के गुजर में अभिलेखों में उसे अशोक कहा गया है। ठीक है, मास्कर गुजरा के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, सिंहल और अनुसूचियों में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों ने इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि अशोक ने अपने शासन में 9 वर्षों में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। ठीक है, अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष, ठीक है, शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक जो था वो शैव धर्म को मानता था।
नेक्स्ट है कि दिव्य दान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। ठीक है, दिव्य दान के अनुसार अशोक, ठीक है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष दिया गया है। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, अशोक के 9वें वर्ष, ठीक है, यानी कि शासन के अशोक जब शासन स्टार्ट किया था उसके 9वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। उसका 10वें वर्ष हुआ था बोधगया की यात्रा। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धाम की शिलालेख के अंकन। 14वें वर्ष में धाम में महामात्र की नियुक्ति। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर, ठीक है, घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। कब? तो 250 ईसा पूर्व में, 250 या 55 ईसा पूर्व में। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी हैं कुणाल है, बंधुपालित, ठीक है, बंधुपालित है, इंद्रपालित है, दशोन है, दशरथ है, संप्रीत है, ठीक है, सासुल, ठीक है, सासी सुक है, ठीक है, देवधा मेन है, शतधनुष है और बृहदत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। उन्हें शाक्य मुनि हो, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पूज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम था सुदोधन और उनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि सौतेली माँ मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो 16 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया था। उनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके संन्यास को अपना लिया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्षों की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद, ठीक है, तथागत व बुद्ध कहे जाने लगे थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट के बोधगया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन था? दुख था, दुख ठीक है, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्ण है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्ण पर विजय का आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग मतलब दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल के भोजन से, मल के अर्पित भोजन खाने से हो गया था 80 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे जो वैशाली के थे और दूसरे गुरु रुद्रकाम पुत्र थे, राजगिरी के थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। कौन कौन था? तो 10 शील आचरण जो थे वो थे आपका सत्य था, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन तथा त्याग, नित्य गायन का त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल श्याम का त्याग, श्रृंगार प्रधानों का त्याग, मद सेवन नहीं करना। ठीक है, ये 10 थे। नेक्स्ट है अगला यहाँ पे कुछ है कि बुद्ध के जीवन घटनाक्रम उसके प्रतीक चिन्ह है। घटना और उसके प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल, यौवन का प्रतीक चिन्ह है साड़, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग घोड़ा, संबोधन वृक्ष, ठीक है, संबोधित यानी ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण मृत्यु यानी कि पद चिन्ह स्तूप था, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उद्देश्य चक्र था प्रतीक। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो था वो चौथी बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया था, हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। यानी कि बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। कब? चौथी बौद्ध संगीति में, यानी कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगीति होता है आपका, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में होता है कनिष्क के समय में। ठीक है, 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ था। ठीक है, 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान शाखा का विकास हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे पहले बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था।
दूसरा आपका विनय पिटक संघ के नियम संकलन है, सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। तीसरा विधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, ठीक है, यानी कि दर्शन के बारे में, तो इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र ने किया था, ठीक है। सुत पिटक का किसने किया था, तो आनंद ने किया था। विनय पिटक का उपाली किया था और उधम अभिधम पिटक का, ठीक है, मोगली पुत्र ने किया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और ये जितने भी आपको कराया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोबाइल नानक क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। और ये बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्पेशल चलाया जा रहा है बिहार तथ्य संग्रह। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है बौद्ध संगीति के बारे में, ठीक है। बौद्ध संगीति या सभा, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ, राजगृह में। शासक कौन थे, अजातशत्रु, अध्यक्षता महाकश्यप। सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में, ध्यान रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, काला अशोक के समय में। अध्यक्ष थे सावाकामी और महासंघिक और स्थिरवाद के रूप में विभाजन हुआ था। तीसरा हुआ था 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में मोगली पुत्र से अध्यक्ष थे। अभिधान पिटक का संकलन हुआ था, ठीक है। चौथा जो था वो था आपका ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निवारण की प्राप्ति करना, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है आपका निवारण की प्राप्ति करना। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है, ठीक है। चैत्य जो था वो बौद्ध धर्म के पूजा घर है। स्तूप जो था वो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल है। बिहार होता है बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला आपका जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, ऋषभदेव। उन्होंने आदित्य नाथ या विश्वनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला थे ऋषभदेव और अंतिम थे 24वें, वो थे आपका महावीर थे। 23वें तीर्थंकर थे पसरुनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति श्वेत पर्वत पे हुआ था। श्वेत शिखर कहाँ पे है, तो श्वेत शिखर जो है झारखंड के है, ठीक है। पराशर पर्वत को श्वेत शिखर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला यहाँ पे कि महाभारत शिक्षा दिए थे कौन, तो सत्य अस्तेय अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपग्रह ये दिए थे कौन, पसरुनाथ। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो थे आपका महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह पे 499 ईसा पूर्व माना गया है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातो कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लक्ष्मी राजा गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था, ठीक है। उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनोजा, ठीक है, अनोजा प्रियदर्शनी। उनके दामाद जो थे, दामाद का नाम था जामिल, ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति रिजाबिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट के साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे, कौन कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। बुद्ध के भी त्रिरत्न थे, बुद्धम शम। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया हुआ है आपका कि जैन धर्म के 5 महावत्र थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपग्रह मतलब धन का संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि 5 महामंत्र ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। 4 के बाद 5वां जो था ब्रह्मचर्य, ये जोड़े थे महावीर स्वामी। अनेकांतवाद, स्वयंवाद, ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत के संबंध में जैन धर्म से ही है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर या उनके प्रतीक कौन कौन है ये देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह था बैल या, ठीक है, वृषभ। दूसरा तीर्थंकर थे जगजीतनाथ, जो क्या था, प्रतीक हाथी था। 23वें थे पसरुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थ, ठीक है, 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका जैन संगीतियां, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीतियां हुआ था 310 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 310 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अध्यक्ष किए थे स्थलबुद्ध। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हुआ था। जैन धर्म के 12 अंगों में संकलन हो गया था। दूसरा जैन संगीति हुआ था कब, तो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, ठीक है। अध्यक्ष कोई नहीं था, ठीक है, और इसके शासक कोई नहीं था। अध्यक्षता किया था क्षमा श्रवण, ठीक है। और जैन धर्म का अंतिम संकलन था ये। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो गया था पावापुरी में, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया, इसके परिवर्तन को स्वीकार नहीं करे हुए पूर्ण नग्नता कठोर को अपनाया था। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले प्रदान किया, इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया है। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रदान किया गया, इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, इसमें परिवर्तन को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है शुंग, ठीक है, शुंग शासनकाल, शुंग वंश का शासन। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह बृहदत्त का सेनापति था। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र ने सेनानियों की उपाधि ली, ठीक है, सेनानी की उपाधि ली, उसने यवनों को आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, इसमें पुरोहित पतंजलि थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है कि पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास ने नाटक ठीक है मालविका मित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कि इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? देवभूति था। नेक्स्ट आपका अगला वंश जो है वो आपका कर्ण वंश है। कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके किया था। वसुमित्र शुंगों के आमत्य मंत्री थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश का था। नेक्स्ट है कि इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। नेक्स्ट है सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कुषाण वंश, ठीक है। तो भारत आने वाले विदेशियों के कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम जो था हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे, ठीक है। हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। कुषाण चीन के यूनानी तोखरी जाति के संबंधित थे। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटपिसस कौन थे? कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजल कटपिसस। नेक्स्ट है कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा थी। दूसरा राजधानी, ठीक है, दूसरा राजधानी कौन था? मथुरा था। नेक्स्ट है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था वो कनिष्क के पाटलिपुत्र से विवाहित हो गया था, ठीक है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित कर दिया था। नेक्स्ट है कि कनिष्क के समय गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय ही गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, ठीक है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक समझ चलाया था, ठीक है। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग का कुषाणों का आधिपत्य था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला वंश आपका गुप्त वंश है, ठीक है। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था कब? 240 से 280 ईसा पूर्व में, ठीक है। 240 से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। 280 से 320 ईस्वी तक रहा था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसमें महाराजा की उपाधि धारण किया था कौन? तो घटोत्कच। नेक्स्ट आपका वह अगला जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम, तो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य चलाया था। नेक्स्ट है कि गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है आपका समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है, ठीक है। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? ये उपाधि दिया था स्मिथ ने। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त ने परक्रमांक ठीक है अपरित आदि की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने उत्तरापथ में 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ में 12 राजाओं को विभाजित, ठीक है, विजित किया था। समुद्रगुप्त की कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त ने वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त का द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने की प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण किया था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं
ठीक है, कुबेर नाग से विवाह किया था। नेक्स्ट है कि कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, ठीक है, वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षक के लिए, ठीक है, संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय को सहायता गुजरात के और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है कि महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्न थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बरामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, ठीक है, घटक पर, छनपक और भरूच रहते थे। नेक्स्ट है कि कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट, ठीक है, दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक रहा था। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुन को मल्लेश कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि स्कंदगुप्त के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कौन? तो स्कंदगुप्त ने यह निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का, लेकिन पुनरुद्धार इसको, ठीक है, मरम्मत किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने शिखरादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट है कि इतिहासकार B.S. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 में किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 750 में गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था, जो अभी भी है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार राष्ट्रकूट का संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कनौज पर अधिकार भी किया था। नेक्स्ट है कि धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि में धारण किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी का उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट है कि धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट है कि देवपाल ने मुंगेर का अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि देवपाल जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट है कि देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य की मूर्तियां अपनी कालात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक उसकी राजधानी, वंश शासक और राजधानी दिया गया है। बृहदा जो था उसका राजधानी गृहविजय राजगिर था। बिंबिसार शासक इसकी राजधानी था गृहविजय राजगिर। उदयन का राजधानी था पाटलिपुत्र। शिशुनाग का राजधानी था वैशाली। ठीक है, उसके बाद है कालाशोक। तो कालाशोक का राजधानी कहाँ था? तो वो था आपका पाटलिपुत्र था। नंदवंश का राजधानी था पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का राजधानी था पाटलिपुत्र। कुषाण वंश का राजधानी था पुरुषपुर या मथुरा था। गुप्त वंश का राजधानी था पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है आपका कि पाल वंश का राजधानी था मुंगेर। नेक्स्ट है, प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य था, उस देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है, अगला है कि साहित्य लेखक और विशेषता। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। विशेषता था राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन लेखक हैं। शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया इसमें। सीयू की हिरण्यसांग के द्वारा लिखा गया है। भारत की यात्रा विवरण है। इनका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य का विवरण है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि मिलिंद पंदो जो है वो आपका नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बैक्ट्रियन शासक मिलांडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है मिलिंद पंदो में, जो लेखक है नागसेन। नेक्स्ट है कि ललित विस्तर। ठीक है, ये जो इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है महावंश की, इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। और नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, प्राचीन बिहार इतिहास का। ठीक है, बिहार के प्राचीन इतिहास का ये लास्ट पॉइंट है कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानियों का वर्णन है इसमें। ठीक है, इसमें बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियों का
वर्णन के बारे में बताया गया है जातक कथाओं में। तो इस तरह हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टोटल हम डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को अगर एक से दो बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।